कहानी की शुरुआत कनाडा के वेस्ट वर्जीनिया में मौजूद एक खूबसूरत और शांत जंगल से होती है, जहां हमें दो युवा कपल दिखाई दिए। वे दोनों असल में क्लाइंबर्स थे, जिन्हें ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना और वहां से प्रकृति का खूबसूरत नजारा देखना बहुत पसंद था। आज भी वे इसी शौक के कारण एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे थे, ताकि उसकी चोटी पर पहुंचकर पूरे जंगल का शानदार दृश्य देख सकें। धीरे धीरे मेहनत करते हुए आदमी चट्टानों को पकड़कर ऊपर चढ़ता गया और आखिर में वह पहाड़ की चोटी के करीब पहुंच गया। वहीं उसके पीछे हेलेन भी सावधानी से ऊपर चढ़ रही थी, लेकिन तभी अचानक चढ़ते समय हेलेन का पैर फिसल गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। हालांकि उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी सेफ्टी रस्सी चट्टान से बंधी हुई थी। इसी वजह से वह सीधे गहरी खाई में गिरने से बच गई और हवा में ही लटक गई। इसके बाद रिच ऊपर तक पहुंच गया। उसने नीचे झुककर हेलेन को संभलने के लिए कहा और उसे हिम्मत देते हुए बोला कि वो धीरे धीरे फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करे। इतना कहकर रिच थोड़ा आगे बढ़ गया, ताकि ऊपर से उसे सुरक्षित तरीके से ऊपर खींचने में मदद कर सके। लेकिन कुछ ही पलों बाद ऊपर की तरफ से एक घुटी हुई और अजीब सी आवाज सुनाई दी। हेलेन को कुछ समझ नहीं आया। उसने घबराकर रिच को आवाज लगाई, लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक रिच चट्टान के किनारे पर दिखाई दिया। उसका शरीर ढीला पड़ चुका था और वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये देखकर हेलेन बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि साफ लग रहा था कि रिच बुरी तरह घायल हो चुका है। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे और भी ज्यादा डरा दिया, क्योंकि किसी अनजान और दिखाई न देने वाली चीज ने रिच के शरीर को पीछे की तरफ खींच लिया। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद रिच का बेजान शरीर फिर से चट्टान के किनारे से नीचे गिरा दिया गया और वह सीधे गहरी खाई की तरफ गिरने लगा। ये सब देखकर हेलेन समझ चुकी थी कि ऊपर कुछ भयानक हो चुका है। लेकिन तभी अचानक उसकी सेफ्टी रस्सी भी जोर जोर से ऊपर की तरफ खींचने लगी। डर के मारे हेलेन ने बिना देर किए जल्दी जल्दी अपनी रस्सी काट दी और पास में लगी दूसरी सपोर्ट रस्सी पकड़ने की कोशिश की। लेकिन वह अच्छी क्लाइंबर नहीं थी, इसलिए उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ी। किस्मत से उसकी जान तो बच गई, लेकिन अब वो पहाड़ के नीचे घने जंगल के बीच आ चुकी थी। तभी जंगल के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। ये सुनकर हेलेन और भी घबरा गई। अपनी जान बचाने के लिए वह तुरंत जंगल के अंदर भागने लगी, ताकि किसी तरह सड़क तक पहुंचकर अपनी कार तक पहुंच सके। लेकिन भागते समय अचानक उसका पैर जमीन पर लगे एक छिपे हुए जाल में फंस गया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ी। फिर अगले ही पल किसी अज्ञात ताकत ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए जंगल के अंदर ले गया। इसके बाद कहानी का सीन बदलता है। अब कहानी वर्जीनिया के ग्रीन ब्रायर बैक कंट्री से गुजरने वाली एक सुनसान सड़क पर आ जाती है, जहां क्रिस नाम का एक डॉक्टर अपनी कार चला रहा था। असल में क्रिस एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रहा था और वह समय पर वहां पहुंचना चाहता था। लेकिन थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसे सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम दिखाई दिया। जब उसने आगे देखा तो पता चला कि वहां एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से पूरा रास्ता बंद हो चुका था। क्रिस समझ गया कि यह ट्रैफिक जल्दी साफ नहीं होने वाला, इसलिए समय बचाने के लिए उसने अपनी कार घुमाई और पास के एक छोटे रास्ते की तरफ मुड़ गया, जो जंगल के बीच से होकर गुजरता था। कुछ देर बाद वो रास्ता उसे एक छोटे से गैस स्टेशन तक ले आया। लेकिन जैसे ही क्रिस गैस स्टेशन के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां कई कारें खड़ी हुई थी, मगर आसपास कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। फिर भी वह कार से उतरा और धीरे धीरे चलते हुए उस पुराने और गंदे से गैस स्टेशन के अंदर चला गया। अंदर उसे सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। क्रिस सीधे उस बूढ़े आदमी के पास गया और उससे पूछा कि क्या यहाँ से उसके गंतव्य तक पहुँचने का कोई छोटा रास्ता है। ये सुनकर बूढ़े आदमी ने तुरंत साफ मना कर दिया और कहा कि जंगल के रास्ते सुरक्षित नहीं है। लेकिन क्रिस जल्दी में था, इसलिए उसने खुद दीवार पर लगा नक्शा ध्यान से देखा, जहाँ उसे पता चला कि बेयर माउंटेन के पास से जाने वाला एक रास्ता खाली है, जिससे होकर वह जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। यह देखकर क्रिस ने बूढ़े का धन्यवाद किया और तुरंत वहां से निकल गया। लेकिन जैसे ही क्रिस वहां से जाने लगा, बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कि काश वो अपनी आने वाली मुसीबतों के लिए अपने साथ थोड़ी मदद भी लेकर जाता। हालांकि क्रिस ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी कार लेकर आगे बढ़ गया। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। क्रिस कुछ पल के लिए रुका और सोचने लगा कि किस रास्ते पर जाना सही रहेगा। आखिर में उसने बाईं तरफ जाने वाला संकरा रास्ता चुन लिया और अपनी कार उसी तरफ बढ़ा दी। वो तेजी से गाड़ी चलाते हुए उस रास्ते को जल्दी पार करना चाहता था, ताकि समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सके। लेकिन कुछ ही मिनट बाद अचानक उसकी नजर सड़क पर पड़े एक मरे हुए जानवर पर पड़ी। उस अजीब दृश्य को देखकर उसका ध्यान एक पल के लिए भटक गया और तभी अचानक उसकी कार सड़क के बीच में खड़ी दूसरी गाड़ी से सीधे टकरा गई। एक्सीडेंट के बाद क्रिस तुरंत कार से बाहर निकला और आसपास की स्थिति देखने लगा। तभी उसकी मुलाकात कुछ दूसरे यात्रियों से हुई, जो उसी खड़ी कार के पास खड़े थे। उन्होंने क्रिस को बताया कि उनकी कार का टायर अचानक फट गया था, इसलिए उन्हें मजबूरी में वहीं रुकना पड़ा। शुरुआत में कुछ लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक साधारण दुर्घटना है, लेकिन तभी जेसी नाम की एक लड़की को सड़क पर बिछी हुई कांटेदार तार दिखाई दी।
ये देखकर सबको समझ आ गया कि टायर गलती से नहीं फटा था, बल्कि किसी ने जानबूझकर सड़क पर तार बिछाकर टायर फोड़ा था। अब तक क्रिस समझ चुका था कि इस हादसे की वजह से वो अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए देर कर चुका है। इसलिए उसने बाकी लोगों के साथ मिलकर फैसला किया कि उनमें से कुछ लोग मदद ढूंढने के लिए पैदल आगे जाएंगे, जबकि फ्रांसिन और इवान नाम का एक कपल कारों की देख रेख करने के लिए वहीं पीछे रुकने वाला था। अब पैदल चलते हुए क्रिस की परिचय एक और कपल से हुई, जिनका नाम स्कॉट और क्लारा था। रास्ते में बातचीत करते हुए क्रिस ने उन्हें बताया कि उसने गैस स्टेशन पर नक्शा देखा था और उसके अनुसार इस रास्ते पर आगे कहीं न कहीं कुछ सुरक्षित जगहें हो सकती हैं। ये सुनकर सब लोग सावधानी से आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें अचानक एक जलती हुई कैंप फायर दिखाई दी। इससे साफ था कि हाल ही में कोई यहाँ मौजूद था, लेकिन ये देखकर क्रिस को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसे लगा कि इस जगह पर रुकना सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने सबको जल्दी आगे बढ़ने के लिए कहा ताकि वे जल्द से जल्द किसी सुरक्षित जगह तक पहुंच सकें। उधर दूसरी तरफ टूटी हुई कारों के पास फ्रांसिन और इवान गाड़ियों में कुछ काम की चीजें ढूंढ रहे थे जो आगे काम आ सकती थी। तभी अचानक इवान को जंगल के अंधेरे से टहनियों के टूटने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनते ही इवान सतर्क हो गया। उसे लगा कि जंगल के किनारे कुछ हलचल हो रही है, इसलिए वो सावधानी से उस तरफ देखने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन काफी देर तक वो वापस नहीं लौटा। इधर फ्रांसिन को यह बात अजीब लगने लगी। उसने अपने बॉयफ्रेंड इवान को आवाज लगाई और कार के शीशे से बाहर झांककर उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। अब फ्रांसिन घबराने लगी। वो जल्दी से कार से बाहर निकली और फिर से इवान को जोर से पुकारने लगी, लेकिन जंगल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब उसे सच में डर सताने लगा कि इवान के साथ कुछ बुरा हो गया है, इसलिए वो हिम्मत जुटाकर झाड़ियों के अंदर उसकी तलाश में चली गई। थोड़ी दूर जाने पर उसे जमीन पर इवान का जूता पड़ा हुआ मिला। ये देखकर उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। जब उसने डरते डरते आसपास की झाड़ियों में ध्यान से देखा तो उसे वहां कुछ बेहद डरावनी और घिनौनी चीज छिपी हुई दिखाई दी। ये दृश्य देखकर वो बुरी तरह डर गई और धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन तभी अचानक एक लंबा और ताकतवर आदमी उसके सामने आ गया। उसने तुरंत जंग लगी तार से फ्रांसिन को बेरहमी से जकड़ लिया और उसे घसीटते हुए अपने साथ जंगल के अंदर ले गया। उधर दूसरी तरफ बाकी दोस्त जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर चलते रहने के बाद पूरा ग्रुप सड़क के आखिर तक पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि आगे का रास्ता पूरी तरह बंद है और अब उस दिशा में आगे जाना संभव नहीं था। लेकिन उसी जगह उन्हें एक छोटी सी पगडंडी दिखाई दी। जब वे उस रास्ते पर आगे बढ़े तो वो उन्हें जंगल के बीच बने एक पुराने लकड़ी के केबिन तक ले गया। केबिन को देखकर ऐसा लगा कि वहां कोई रहता है, इसलिए सबको उम्मीद हुई कि शायद यहाँ से उन्हें मदद मिल जाए। लेकिन केबिन के आसपास कई पुरानी और टूटी हुई कारें भी खड़ी थीं, जैसे वहां रहने वाला व्यक्ति कबाड़ इकट्ठा करता हो। अब कोई और रास्ता न होने की वजह से सब लोग घर के पास गए और मालिक को आवाज लगाने लगे। जब काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला तो क्रिस ने सावधानी से घर के अंदर जाने का फैसला किया, पर जेसी को यह ठीक नहीं लगा और उसने शक जताया। लेकिन क्रिस ने कहा कि इस समय मदद ढूंढना ही सबसे जरूरी है और अगर अंदर फोन मिल गया तो वे तुरंत फोन करके मदद बुला सकते हैं। इसके बाद क्रिस अंदर गया और थोड़ी झिझक के साथ बाकी दोस्त भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गए। घर के अंदर का नजारा बहुत डरावना था। हर जगह गंदगी फैली हुई थी, जैसे वहां लंबे समय से कोई ठीक से नहीं रहता हो। वहां जंग लगे और गंदे औजार भी पड़े थे, जैसे उन्हें किसी खतरनाक काम के लिए इस्तेमाल किया गया हो और फिर कभी साफ नहीं किया गया हो। अब घर की तलाशी लेते हुए उन्हें एक कमरा मिला जहां बहुत सी कीमती चीजें और बेकार कबाड़ एक साथ बिखरा हुआ था। इससे साफ था कि घर का मालिक तरह तरह की चीजें इकट्ठा करता था। तभी अचानक एक बर्तन में रखा सूप उबलने लगा। ये देखकर सब समझ गए कि घर का मालिक ज्यादा दूर नहीं है। इसी बीच जेसी को कुछ हाथ से बनाए गए तीर मिले, जिन पर कपड़ा और कांटेदार तार बंधी हुई थी। ध्यान से देखने पर उसे समझ आया कि ये वही तार थी जिससे उनकी कार का टायर फोड़ा गया था। उधर दूसरे कमरे में क्रिस भी कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने वहां रखा फ्रिज खोला। फ्रिज के अंदर कई कांच के जार रखे हुए थे, जिनमें कुछ अजीब और डरावनी जैविक चीजें भरी हुई थी। जिज्ञासा में जब क्रिस ने एक जार खोलकर अंदर देखा तो वो दृश्य देखकर बुरी तरह घबरा गया। उस पल क्रिस को समझ आ गया कि इस केबिन का मालिक कोई सामान्य इंसान नहीं है, बल्कि एक नरभक्षी है जो अपने शिकार के शरीर के हिस्सों को इकट्ठा करके खाता है। ये भयानक सच जानकर सब लोग तुरंत वहां से निकलने का फैसला करने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी समय केबिन का मालिक एक पुरानी कार में वहां वापस लौट आया। उसे देखते ही दोस्तों के होश उड़ गए। उन्होंने जल्दी से पीछे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो मजबूती से बंद था। अब बाहर निकलना भी बहुत खतरनाक हो गया था, क्योंकि अगर वे बाहर जाते तो तुरंत उस आदमी की नजर में आ जाते। इसलिए सब लोग चुपचाप घर के अंदर ही छिप गए और सांस तक दबाकर बैठ गए। फिर कुछ ही देर बाद घर के मालिक अंदर आ गए। उनके साथ 2 लाशें भी थीं, जो उसी कपल की थीं जिन्हें उन्होंने पहले मार दिया था। छिपे हुए दोस्त ये सब देखकर स्तब्ध रह गए।
उन्हें अपने दोस्तों की मौत पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन डर के कारण वे बिल्कुल चुप रहे। थोड़ी देर बाद जब वे लोग साफ दिखाई देने लगे तो दोस्तों ने देखा कि वे बिल्कुल सामान्य इंसान नहीं थे। उनके चेहरे और शरीर भयानक विकृतियों से भरे हुए थे। ये दृश्य देखकर ग्रुप के सभी लोग डर से जड़ हो गए। फिर कुछ समय बाद वे भयानक प्राणी खाना खाने के बाद सो गए। यही वो मौका था जब दोस्तों को लगा कि अब वे चुपचाप वहां से निकल सकते हैं। सबसे पहले क्रिस और जेसी बाहर निकले। इसके बाद स्कॉट और क्लारा भी सावधानी से बाहर निकलने लगे, लेकिन डर के कारण क्लारा का संतुलन बिगड़ गया और उसका पैर एक पुराने टब से टकरा गया, जिसे एक तेज आवाज हो गई। लेकिन किस्मत से उस समय वे प्राणी तुरंत नहीं जागे, मगर जैसे ही बाहर का दरवाजा खुला उनमें से एक जाग गया और शिकारी की तरह इधर उधर देखने लगा। ये देखकर सभी लोग घबराकर भागने लगे। वे जल्दी से ढलान चढ़कर अंधेरे जंगल की तरफ दौड़ पड़े। भागते समय क्रिस ने देखा कि वे प्राणी अपनी कार लेकर उनके पीछे आने लगे हैं। अब सबको डर था कि कहीं वे उनका अगला शिकार न बन जाए, इसलिए सभी अपनी पूरी ताकत से भागने लगे। लेकिन भागते भागते अचानक वे एक खुले मैदान में पहुंच गए, जो टूटी हुई और छोड़ी गई पुरानी कारों से भरा हुआ था। ये देखकर साफ हो गया कि वे पहले लोग नहीं थे जो इन विकृत नरभक्षियों का शिकार बने थे। तभी अचानक उन प्राणियों की कार भी वहां पहुंच गई। ये देखकर सभी लोग घबराकर जल्दी से टूटी हुई कारों के बीच छिप गए ताकि वे उनकी नजर से बच सकें। कुछ ही पलों बाद नरभक्षी शिकारी कार से उतरे और अपने शिकार की गंध सूंघते हुए आसपास तलाश करने लगे। अब खतरा बढ़ता देख क्रिस ने एक जोखिम भरी योजना बनाई। उसने तय किया कि वो उनका ध्यान भटकाएगा ताकि बाकी लोग इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग सकें। अब सही समय देखते ही क्रिस अचानक छिपने की जगह से बाहर निकला और जोर जोर से चिल्लाते हुए दौड़ने लगा। उसकी योजना काम कर गई और नरभक्षियों का ध्यान उसकी तरफ चला गया। लेकिन तभी अचानक एक गोली चली और वो सीधे क्रिस के पैर में जाकर लगी। ये देखकर वे भयानक प्राणी खुशी मनाने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका शिकार अब उनके हाथ लग चुका है। लेकिन अपने दोस्त की जान बचाने के लिए स्कॉट ने भी हिम्मत दिखाई। उसने फैसला किया कि वो खुद को दूसरा चारा बनाएगा ताकि क्रिस को बचने का मौका मिल सके। इसलिए वो भी जंगल की ओर दौड़ पड़ा और उन भयानक इंसानों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इस तरह उनका ध्यान भटक गया और बाकी लोग तुरंत क्रिस के पास पहुंचे। उन्होंने उसे सहारा दिया और जल्दी से उसे उस चलती हुई कार में बैठा दिया। फिर वे तुरंत कार स्टार्ट करके वहां से निकल गए। उधर स्कॉट जंगल के रास्ते दौड़ता हुआ आगे बढ़ता रहा और आखिर में वो सड़क तक पहुंच गया, जहां उसे लगा कि अब शायद वो अपने दोस्तों से मिलकर बच जाएगा। लेकिन ठीक उसी पल जब उसे बचाए जाने की उम्मीद दिखाई देने लगी थी, अचानक कई तीर आकर उसके शरीर में लग गए। इन तीरों ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया और कुछ ही पलों में उसका अंत बेहद दर्दनाक तरीके से हो गया। ये दृश्य देखकर बाकी लोग पूरी तरह टूट गए, लेकिन उस समय वे उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने कार की रफ्तार और तेज कर दी और जितनी जल्दी हो सके वहां से दूर भागने लगे। उधर वे विकृत नरभक्षी इंसान स्कॉट के लाश तक पहुंचे और उसे घसीटते हुए अपने साथ वापस जंगल के अंदर ले गए। अब स्कॉट की मौत से क्लारा पूरी तरह टूट गई। वो बार बार कहने लगी कि उन्हें वापस जाकर अपने दोस्त को बचाना चाहिए, लेकिन अब कुछ भी करना संभव नहीं था, क्योंकि सबको समझ आ चुका था कि स्कॉट अब जीवित नहीं है। इसलिए मजबूरी में बाकी लोगों को कार तेज करके उस अभिशप्त जंगल से निकलने की कोशिश करनी पड़ी। लेकिन उनकी मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दूर आगे जाने पर उनकी गाड़ी कीचड़ में बुरी तरह फंस गई। अब वो चलने लायक नहीं रही। मजबूर होकर उन्हें गाड़ी वहीं छोड़नी पड़ी और अपनी जान बचाने के लिए पैदल ही जंगल के अंदर भागना पड़ा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद क्लारा का धैर्य टूट गया। अपने मंगेतर की मौत से वो बुरी तरह टूट चुकी थी और पूरी तरह निराश हो गई थी। इसलिए वो बाकी लोगों से कहने लगी कि उसे वहीं छोड़ दिया जाए। लेकिन जेसी और क्रिस ने उसे हिम्मत दी और समझाया कि अगर वे रुक गए तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उनकी बात सुनकर क्लारा भी किसी तरह मान गई और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई। अब रात भी होने लगी थी। अंधेरा बढ़ता जा रहा था, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। तभी आगे उन्हें एक पुराना और छोड़ा हुआ वॉच टावर दिखाई दिया। उन्हें उम्मीद हुई कि शायद वहां कोई इंसान मौजूद हो जो उनकी मदद कर सके। इसलिए उन्होंने जोर से आवाज लगाई, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला। तब क्रिस ने समय बर्बाद न करते हुए जल्दी से टावर पर चढ़ने का फैसला किया, ताकि ऊपर जाकर देख सके कि वहां कोई काम करने वाला रेडियो या संचार का साधन है या नहीं। कुछ ही देर में बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे टावर पर चढ़ गए। ऊपर पहुंचकर जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो पूरा घना जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। लेकिन दूर दूर तक न तो कोई सड़क नजर आ रही थी और न ही कोई शहर, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने टावर के अंदर कुछ काम की चीजें ढूंढनी शुरू की। तलाश करते करते उन्हें वहां एक पुराना रेडियो ट्रांसमीटर मिल गया। ये देखकर वे तुरंत उस रेडियो की मदद से किसी से संपर्क करने और मदद मांगने की कोशिश करने लगे। लेकिन रेडियो बहुत पुराना था और ठीक से सिग्नल नहीं भेज पा रहा था। तब क्रिस ने देखा कि वे भयानक प्राणी धीरे धीरे टावर की ओर बढ़ रहे हैं।
ये देखकर उन्होंने तुरंत रोशनी बंद कर दी ताकि दुश्मनों को उनका पता न चल जाए। लेकिन इसी दौरान गलती से रेडियो चालू रह गया और उसमें से आने वाली आवाज जंगल में गूंजने लगी। उन सतर्क प्राणियों ने ये आवाज सुन ली और मशालें लेकर टावर की तरफ बढ़ने लगे। उधर रेडियो के जरिए उनकी मदद की पुकार एक फॉरेस्ट रेंजर तक पहुंच गई। लेकिन अब उनसे ठीक से बात करने का समय नहीं था, क्योंकि तभी उन विकृत इंसानों में से एक टावर के दरवाजे तक पहुंच चुका था। ये देखकर क्रिस ने तुरंत दरवाजे के सामने बैरिकेड लगा दिया ताकि वो प्राणी अंदर न आ सके। अब कुछ पलों के लिए वहां सब कुछ शांत हो गया, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि जल्द ही उन प्राणियों ने टावर के बाहर लगे बिजली के तार को जोर से खींच दिया, जिससे रेडियो पूरी तरह खराब हो गया और उनकी मदद की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। और थोड़ी ही देर बाद उन्हें धुएं की तेज गंध आने लगी। दरअसल वे प्राणी उन्हें जिंदा जलाने के लिए टावर के नीचे आग लगा चुके थे। तब क्लारा ने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने कहा कि उन्हें टावर से कूदकर पास के पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर उतरना होगा। ये सुनकर सभी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए, क्योंकि ये कदम बहुत जोखिम भरा था। आखिर में क्रिस ने हिम्मत दिखाई और सबसे पहले कूदने का फैसला किया। उसे पता था कि इससे वो घायल भी हो सकता है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। सौभाग्य से वो नीचे गिरने के बजाय पेड़ की ऊंची शाखाओं पर उतर गया, जिससे उसकी जान बच गई। इसके बाद बाकी दोस्तों ने भी हिम्मत करके टावर से छलांग लगा दी और क्रिस ने नीचे से उन्हें संभालने में मदद की। लेकिन तब तक उन भयानक प्राणियों को समझ आ चुका था कि उनका शिकार भागने की कोशिश कर रहा है। ये समझकर उनमें से एक छोटा और बहुत फुर्तीला प्राणी तेजी से पेड़ों पर चढ़ने लगा। अब दोस्त पेड़ों की शाखाओं के बीच से आगे बढ़ने लगे और नीचे से छोड़े जा रहे तीरों से बचने की कोशिश करने लगे। लेकिन क्लारा बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो बाकी लोगों जितनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसी दौरान अचानक वो कुल्हाड़ी लिए एक भयानक प्राणी के सामने आ गई। उस प्राणी ने बिना किसी दया के उस पर हमला कर दिया और कुछ ही पलों में क्लारा की भी मौत हो गई। फिर वो प्राणी बाकी लोगों को पकड़ने के लिए शाखाओं पर आगे बढ़ने लगा। ये देखकर क्रिस के दिमाग में एक योजना आई, लेकिन इस बार जेसी ने खुद को चारा बनाने का फैसला किया। फिर जेसी ने जानबूझकर उस प्राणी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो प्राणी तुरंत उस पर हमला करने लगा और लगभग उसे पेड़ से गिरा ही देता, लेकिन जेसी समझदारी से उसे उस जगह तक ले आई जहां क्रिस ने पहले से जाल तैयार किया था। जैसे ही वो प्राणी सही जगह पर पहुंचा, क्रिस ने मुड़ी हुई शाखा छोड़ दी, जिससे वो भारी शाखा जोर से नीचे गिरी और उस प्राणी को जोरदार धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर गिरने से वो बुरी तरह घायल हो गया। जब बाकी प्राणियों ने उसे देखा तो वे उसे उठाकर जल्दी वहां से चले गए। इसके बाद क्रिस और जेसी एक ठंडे झरने के पीछे छिप गए और वहीं रात बिताने का फैसला किया। फिर सुबह होने पर वे दोनों फिर से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें घने जंगल के बीच एक सड़क दिखाई दी। ये देखकर उन्हें लगा कि अब शायद उन्हें किसी गाड़ी से मदद मिल सकती है, लेकिन तभी अचानक वे भयानक प्राणी फिर से उन पर टूट पड़े। उन्होंने जेसी को पकड़ लिया और क्रिस को जोर से धक्का देकर ढलान से नीचे गिरा दिया। हालांकि क्रिस नीचे गिरा, लेकिन किस्मत से वो गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ और किसी तरह बच गया। उसी समय किस्मत से एक फॉरेस्ट रेंजर की गाड़ी उस सड़क से गुजर रही थी। ये देखकर क्रिस तुरंत दौड़कर सड़क तक पहुंचा और किसी तरह उस गाड़ी को रोक लिया। लेकिन जैसे ही वो अधिकारी से मदद के लिए बात कर रहा था, तभी अचानक एक तीर आकर सीधे उस रेंजर की आंख में लगा। अब क्रिस फिर से बिल्कुल अकेला रह गया था। अपनी जान बचाने के लिए वो तुरंत पास की झाड़ियों में जाकर छिप गया ताकि वे भयानक लोग उसे देख न सकें। उधर वो विकृत इंसान वहां पहुंचा। उसने रेंजर की गाड़ी की चाबी उठाई और उसकी लाश को घसीटकर गाड़ी में डाल दिया, फिर गाड़ी लेकर वहां से चला गया। लेकिन क्रिस ने चुपचाप गाड़ी के नीचे लटककर उसका पीछा करने का फैसला किया ताकि वो उनके ठिकाने तक पहुंच सके और जेसी को बचा सके। कुछ देर बाद वो गाड़ी फिर उसी पुराने केबिन पर पहुंची। यहीं जेसी को बांधकर कैद में रखा गया था। फिर सही मौका देखते ही क्रिस ने अचानक पुलिस की गाड़ी तेजी से केबिन के दरवाजे से अंदर घुसा दी और उन नरभक्षियों पर हमला कर दिया। इसके बाद वहां भयानक लड़ाई शुरू हो गई। काफी संघर्ष के बाद क्रिस और जेसी ने मिलकर उन नरभक्षी हत्यारों को मार गिराया। इसके बाद क्रिस ने पुलिस गाड़ी के फ्यूल टैंक पर गोली मार दी, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ और पूरा केबिन नष्ट हो गया। कुछ देर बाद क्रिस और जेसी उस खतरनाक इलाके से दूर निकलने लगे। आखिर में वे उसी गैस स्टेशन पर पहुंचे जहां उन्हें पहले वो रहस्यमयी बूढ़ा आदमी मिला था। उन्हें जिंदा देखकर बूढ़ा आदमी भी हैरान रह गया। फिर क्रिस ने बिना समय गंवाए जल्दी से जंगल का नक्शा उठाया ताकि इस बार वो सही रास्ते से बाहर निकल सके और उस खतरनाक इलाके से हमेशा के लिए दूर चला जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी रात एक पुलिस अधिकारी अपने गायब साथी की तलाश में उस केबिन के खंडहर तक पहुंचा। वो सावधानी से मलबा हटाकर देख रहा था ताकि पता चल सके कि कहीं कोई घायल इंसान अब भी जिंदा तो नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा मलबा हटाया, अचानक पीछे से वही विकृत इंसान उस पर हमला कर बैठा। वह अभी भी जिंदा था और बदले की आग में जल रहा था। और इसी खौफनाक मोड़ के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।
अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी देखना है तो कमेंट में जरूर बताइए।